कंप्यूटर नेटवर्क सीखने की इस सीरीज़ के 26 वीडियो में आज हम समझेंगे कि टीसीपी एवं यूडीपी के हेडर्स का फॉर्मेट क्या होता है। इस सीरीज़ के 24th वीडियो में हमने समझा था कि टीसीपी एवं यूडीपी प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप अभी आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। एक बार जब आप टीसीपी और यूडीपी प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं उस बात को समझ जाएंगे तो उनके हेडर को समझना काफ़ी आसान हो जाएगा आपके लिए। फिर भी मैं एक बार आपको एक लाइन में बता देता हूँ कि टीसीपी प्रोटोकॉल क्या होता है। तो टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। यह एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है। तो टीसीपी क्या होता है? एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम टीसीपी प्रोटोकॉल का उपयोग करके डेटा को सेंड करते हैं तो डेटा सेंड होने से पहले दो डिवाइसेस के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। टीसीपी क्या होता है? विश्वसनीय डेटा ट्रांसमिशन सुनिश्चित करता है। अगर हम टीसीपी प्रोटोकॉल का उपयोग करके डेटा सेंड करते हैं तो हमारा जो डेटा होगा वो रिलायबल मतलब भरोसेमंद तरीके से रिसीवर तक पहुंचेगा। ठीक है, मतलब हमारा पूरा का पूरा डेटा रिसीवर तक पहुंचेगा और साथ ही गारंटी होगी कि डेटा में कोई एरर नहीं है। ठीक है, तो अगर हमें रिलायबिलिटी चाहिए तो हम टीसीपी प्रोटोकॉल का उपयोग करके अपने डेटा को सेंड करेंगे। अब समझते हैं टीसीपी के हेडर फॉर्मेट को। तो टीसीपी का हेडर फॉर्मेट क्या है, पहले इस बात को समझ लेते हैं। जैसा कि आप अभी इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, इस डायग्राम में अगर हमें एक डेटा सेंड करना है इंटरनेट के माध्यम से तो हमें उस डेटा के साथ में कुछ हेडर भी ऐड करना पड़ेगा। अब ये वैसा ही है जैसे हम रियल लाइफ में जब कोई लेटर या कोई चिट्ठी भेजते हैं तो हमारे मेन कंटेंट के अलावा लिफाफे के ऊपर हमें एड्रेस लिखना होता है कि ये चिट्ठी कहाँ जानी है और इस चिट्ठी को कौन भेज रहा है। ठीक है, उसके अलावा जो पोस्ट ऑफिस होता है उसमें स्टैम्प्स वगैरह लगाता है, तो काफ़ी सारी प्रोसेस होती हैं डेटा के अलावा। उसी तरीके से जब हमें इंटरनेट में डेटा सेंड करना होता है तो हम हेडर्स का उपयोग करते हैं। तो अगर हम टीसीपी प्रोटोकॉल का उपयोग करके डेटा सेंड कर रहे हैं तो हमें टीसीपी हेडर जो है अपने डेटा में अटैच करना पड़ेगा। अब टीसीपी हेडर इंश्योर करता है कि आपका डेटा जो है रिलायबल तरीके से रिसीवर तक पहुंचेगा, तो इसलिए टीसीपी हेडर में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है। आज के इस वीडियो में हम सारी इन्फॉर्मेशन को एक एक करके समझेंगे या सारी फील्ड को एक एक करके समझेंगे। तो टीसीपी हेडर की लंबाई 20 बाइट से शुरू होती है। तो जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ये जो टीसीपी हेडर है इसकी लंबाई या लेंथ 20 बाइट है। अब 20 बाइट है, इस बात को समझने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि 8 बिट्स में 1 बाइट होता है। अगर आप इस बात को समझ रहे हैं तो आप इस बात को भी समझ पा रहे होंगे कि 8 + 8 यानी कि 16 बिट्स में कितने बाइट हो जाएंगे? 2 बाइट्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो सोर्स पोर्ट नंबर है वो 16 बिट का है, इसका मतलब कितना हुआ? 2 बाइट का है। उसी तरीके से डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर भी 16 बिट का है, मतलब 2 बाइट का है। तो ये पूरा का पूरा जो रो हुआ, ये पूरी की पूरी जो लाइन हुई, ये कितने बाइट्स की हो गई? 4 बाइट की हो गई। और यहाँ पे उसके बाद जो सीक्वेंस नंबर है वो 32 बिट का है। 32 बिट मतलब 8 + 8 + 8 + 8 मतलब 32 है ना। इसका मतलब कितना हुआ? 4 बाइट्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरी की पूरी जो रो है ये भी कितने बाइट की है? 4 बाइट की है। उसी तरीके से ये भी 4 बाइट की रो है। उसी तरीके से ये पूरी रो भी 4 बाइट्स की है और ये रो भी लास्ट वाली ये भी 4 बाइट की है। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? 4, 8, 12, 16, 20। ठीक है, 20 बाइट्स। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो टीसीपी हेडर होगा उसकी जो मिनिमम लेंथ है वो 20 बाइट की होगी। ठीक है, लास्ट फील्ड जो है ऑप्शन फील्ड है, इसके बारे में पढ़ते हैं यहाँ पे। और ऑप्शन फील्ड के कारण यह और बढ़ सकती है। तो अगर हम अपने डेटा के साथ जो हेडर ऐड कर रहे हैं टीसीपी हेडर, उस हेडर में अगर ऑप्शंस फील्ड में भी कुछ हम इंफॉर्मेशन भेजना चाह रहे हैं तो हमारी ये जो हेडर की जो लेंथ है वो फिर बढ़ जाएगी। ठीक है, ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये मैंने यूज़ की है pinetlabs.com से। बहुत अच्छी वेबसाइट है, मैंने लिंक दिया हुआ है इस वेबसाइट की इस इमेज का, जहाँ से ये मैंने इमेज कॉपी किया है। और आप इस लिंक पर क्लिक करके आप इस हेडर के बारे में, आप इस हेडर फील्ड्स के बारे में डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है,
तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और टीसीपी हेडर फॉर्मेट के सभी फील्ड्स को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहली फील्ड है हमारे टीसीपी हेडर में सोर्स पोर्ट। अगर आपने पोर्ट नंबर्स के बारे में नहीं पढ़ा है या आपको याद नहीं है अभी कि पोर्ट नंबर्स क्या होते हैं, तो आप अभी आई बटन पर क्लिक करके पोर्ट नंबर्स के बारे में पढ़ सकते हैं और उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हम ट्रांसपोर्ट लेयर का उपयोग करके डेटा को सेंड करते हैं या जब भी ट्रांसपोर्ट लेयर के थ्रू डेटा गुजरता है तो ट्रांसपोर्ट लेयर पोर्ट नंबर का उपयोग करता है डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए डिफरेंट सर्विसेज के बीच में। ठीक है, क्योंकि हमारे कंप्यूटर या डिवाइस में बहुत सारी सर्विसेज या एप्लीकेशन एक बार में चलते हैं, तो अब उन एप्लीकेशंस के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए पोर्ट नंबर्स का उपयोग किया जाता है। तो जो हमारा टीसीपी हेडर है उसकी जो सबसे पहली फील्ड है वो है सोर्स पोर्ट नंबर, जो कि 16 बिट का होता है। जिस एप्लीकेशन या प्रोग्राम से डेटा भेजा जा रहा है उसका पोर्ट नंबर यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, सोर्स पोर्ट नंबर में जिस एप्लीकेशन से जिस प्रोग्राम से डेटा भेजा जा रहा है उसका नंबर लिखा जाएगा। ठीक है, उसका पोर्ट नंबर लिखा जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास एक कंप्यूटर है। ठीक है, इस कंप्यूटर में हो सकता है कि काफ़ी सारी चीज़ें खुली हों, जैसे कि व्हाट्सएप भी ओपन हो, जीमेल भी ओपन हो, जूम भी ओपन हो। ठीक है, इसके अलावा हो सकता है कि इंस्टाग्राम भी ओपन हो। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें ओपन हो सकती हैं। ये आप कंप्यूटर की जगह अपना मोबाइल भी सोच सकते हैं। ठीक है, दोनों ही सिनेरियो में सेम बातें लागू होंगी। तो अगर आपके मोबाइल में एक बार में बहुत सारे एप्लीकेशंस ओपन है और आपने व्हाट्सएप से किसी को मैसेज भेजा, तो जब उसका रिप्लाई आएगा तो वो आपके व्हाट्सएप में ही रिप्लाई आए, इस बात की एश्योरिटी होती है पोर्ट नंबर से। ठीक है, इसलिए पोर्ट नंबर ज़रूरी होते हैं। तो जिस एप्लीकेशन या प्रोग्राम से डेटा भेजा जा रहा है उसका पोर्ट नंबर, एग्जांपल के लिए अगर एक वेब ब्राउज़र रिक्वेस्ट भेज रहा है तो उसका पोर्ट नंबर हो सकता है 54,321। ठीक है, जब हमने पिछले वीडियो में जब हमने पोर्ट नंबर्स के बारे में समझा था तो हमने ये भी समझा था कि पोर्ट नंबर को हम 3 कैटेगरीज में बांटते हैं, और ये जो नंबर आप देख रहे हैं यहाँ पे ये तीसरी कैटेगरी का है, जिसको हम टेम्पररी कैटेगरी भी कहते हैं या टेम्पररी पोर्ट नंबर भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ा सा डिटेल में समझना है तो आप प्लीज़ उस वीडियो को पहले देख लीजिए, इस सीरीज़ का पिछला वीडियो ही है। उसके बाद में जब आप इसको देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद में है डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, जिस एप्लीकेशन को डेटा भेजना है उसका पोर्ट नंबर। ठीक है, तो जहाँ से डेटा जा रहा है उसका पोर्ट नंबर सोर्स पोर्ट नंबर में होगा, और जिसको डेटा भेजा जा रहा है उसका जो पोर्ट नंबर होगा वो डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर में होगा। ओके, यदि डेटा किसी वेबसाइट के HTTP सर्वर को भेजा जा रहा है तो डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर 80 होगा। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि HTTP प्रोटोकॉल के लिए जो पोर्ट नंबर होता है वो 80 होता है। ओके, हमने पिछले वीडियो में इस बात को समझा भी था। तो ये दो फील्ड हो गई हमारी, सोर्स पोर्ट नंबर और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। जिस एप्लीकेशन से डेटा जा रहा है उसका नंबर हम यहाँ लिखेंगे, और जिस एप्लीकेशन को डेटा जा रहा है उसका नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे, उसका पोर्ट नंबर। ओके, उसके बाद में अब तीसरी फील्ड है टीसीपी हेडर की सीक्वेंस नंबर की। यह उस डेटा की पोजीशन बताता है जो भेजा जा रहा है। ठीक है, तो इस बात को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि जब हम ट्रांसपोर्ट लेयर के माध्यम से डेटा भेजते हैं तो ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर जो होती है वो सेशन लेयर होती है, उसके ऊपर प्रेजेंटेशन लेयर और उसके ऊपर एप्लीकेशन लेयर, उसके बाद में ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर में जब मैसेज आता है ऊपर से तो वो पूरा का पूरा एक बड़ा मैसेज होता है, और ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, इस मैसेज को, इस बड़े मैसेज को सेगमेंट्स में डिवाइड कर देता है। किस में डिवाइड कर देता है? सेगमेंट्स में। ठीक है, बड़े मैसेज को सेगमेंट्स में डिवाइड करता है कौन? ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, अब सेगमेंट्स में डिवाइड तो कर दिए और सेगमेंट्स को, अलग अलग सेगमेंट को रिसीवर के पास भेज दिए, लेकिन जब रिसीवर के पास ये सेगमेंट पहुंचेंगे, मान लीजिए रिसीवर है, इसके पास जब ये सेगमेंट्स पहुंचेंगे तो हो सकता है कि ये सेगमेंट्स आउट ऑफ ऑर्डर हो जाए। ठीक है, आउट ऑफ ऑर्डर हो जाए, मतलब पहला सेगमेंट जो है वो बाद में पहुंच रहा है और तीसरा सेगमेंट जो है पहले पहुंच जा रहा है, ऐसा हो सकता है। तो इस बात को
इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सेगमेंट्स में नंबरिंग की जाती है, ठीक है, और नंबरिंग करने के लिए सीक्वेंस नंबर का उपयोग किया जाता है। सीक्वेंस नंबर जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, सीरियल नंबर या सीक्वेंस नंबर, हम क्या करते हैं हर एक सेगमेंट को एक नंबर देते हैं ताकि रिसीवर के एंड पे जाकर हम मैसेज को वापस सही ऑर्डर में लगा सकें। ओके, एग्जाम्पल के लिए अगर 1000 बाइट्स भेजने हैं, 1000 बाइट्स भेजने हैं मतलब क्या हुआ कि मान लेते हैं कि एक सेगमेंट जो है, एक सेगमेंट उसकी लंबाई कितनी है, 1000 बाइट्स की है, ठीक है, एक सेगमेंट हम भेज रहे हैं जिसकी लेंथ कितनी है, 1000 बाइट्स की है। तो पहला पैकेट का सीक्वेंस नंबर 1 होगा। तो अगर आपने इस सेगमेंट को भेजा तो इसका जो सीक्वेंस नंबर होगा वो 1 होगा, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो दूसरा होगा, जो दूसरा सेगमेंट होगा उसका जो सीक्वेंस नंबर होगा, ठीक है, जो पहला सेगमेंट था जिसका जो लेंथ थी वो 1000 बाइट थी, तो उसका सीक्वेंस नंबर क्या होगा, 1 होगा। लेकिन दूसरे सेगमेंट का जो सीक्वेंस नंबर होगा वो 1001 होगा। ये कैसे हो रहा है, ये इस तरीके से हो रहा है क्योंकि जब हम 1000 बाइट्स भेज रहे हैं तो जो नंबरिंग होती है, जो सीक्वेंस नंबर दिया जाता है वो सेगमेंट को नहीं, वो सेगमेंट में मौजूद बाइट्स को दिया जाता है, ठीक है। एक बाइट को एक नंबर दिया जाता है, दूसरे बाइट को दूसरा नंबर, तीसरे बाइट को तीसरा नंबर, चौथे बाइट को चौथा नंबर, पाँचवें बाइट को पाँचवा नंबर, और 1000 जो बाइट होगा, जो लास्ट वाला बाइट होगा उसका जो सीक्वेंस नंबर होगा वो 1000 होगा। तो इस तरीके से 1 से लेकर 1000 तक का जो सीक्वेंस नंबर हुआ वो 1000 बाइट्स के डेटा को या 1000 बाइट के सेगमेंट को भेजने में उपयोग हो गया। अब उसके बाद जो अगला सेगमेंट आपको भेजना होगा उसका जो सीक्वेंस नंबर होगा वो 1001 होगा, और उस सेगमेंट में जो दूसरा बाइट होगा उसका जो सीक्वेंस नंबर होगा वो 1002 होगा, और तीसरा जो बाइट होगा उस सेगमेंट में उसका जो सीक्वेंस नंबर होगा 1003 होगा। और उसी तरीके से अगर इस सेगमेंट की लंबाई भी, इस सेगमेंट की लेंथ भी 1000 बाइट की है तो इस सेगमेंट का जो आखिरी सीक्वेंस नंबर होगा वो कितना होगा, 2000 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से सीक्वेंस नंबर असाइन किया जाता है सेगमेंट्स को। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट फील्ड है वो है एक्नॉलेजमेंट नंबर। एक्नॉलेजमेंट मतलब होता है कि आपने मैसेज भेजा, अब रिसीवर जो है आपको रिप्लाई करे, बताए कि हाँ जो आपने मैसेज भेजा है मुझे रिसीव हो गया है, ठीक है। तो यह बताता है कि रिसीवर ने कौन सा डेटा सक्सेसफुली रिसीव कर लिया है। एग्जाम्पल के लिए अगर ए ने 1000 बाइट्स भेजे, ठीक है, तो हम बना लेते हैं यहाँ पे एक डिवाइस है हमारे पास ए और दूसरा डिवाइस है हमारे पास बी, ठीक है। तो ए ने कितना भेजा, 1000 बाइट्स का सेगमेंट भेजा, 1000 बाइट्स का सेगमेंट भेजा, और बी ने उसे रिसीव कर लिया, और बी ने उन 1000 बाइट्स को क्या कर लिया, रिसीव कर लिया। तो बी अगली बार एक्नॉलेजमेंट नंबर 1001 भेजेगा। तो बी ने क्या कर लिया, 1000, ठीक है, 1000 सीक्वेंस नंबर तक, ठीक है, 1000 सीक्वेंस नंबर तक के डेटा को क्या कर लिया, रिसीव कर लिया। अब जो बी है वो एक्नॉलेजमेंट भेजेगा किसको, ए को, और एक्नॉलेजमेंट नंबर भेजेगा 1001। इसका मतलब होता है कि मैंने 1000 तक का सीक्वेंस नंबर रिसीव कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। अब मुझे आप अगला जो सीक्वेंस नंबर है जो कि 1001 है वो मुझे आप सेंड करो, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट जो होगा, अगर सीक्वेंस नंबर n तक रिसीव किया है रिसीवर ने तो एक्नॉलेजमेंट हमेशा n+1 भेजेगा। ओके, तो इस तरीके से एक्नॉलेजमेंट नंबर वाली जो फील्ड है यहाँ पे ये एक्नॉलेजमेंट के लिए उपयोग की जाती है। उसके बाद में जो अगली फील्ड है टीसीपी हेडर में वो है डेटा ऑफसेट या हेडर लेंथ, जो कि 4 बिट्स की होती है। तो ये फील्ड बताती है कि टीसीपी हेडर की लेंथ कितनी होगी ताकि पता चले कि एक्चुअल डेटा कहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे ये है जिसको हम डेटा ऑफसेट भी बोलते हैं और हेडर लेंथ भी बोलते हैं। तो ये वाली फील्ड बताती है कि हेडर की लंबाई कितनी है, हेडर की लेंथ कितनी है, ये फील्ड बताती है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे ये जो हेडर है ये कितने बाइट का है, 20 बाइट का है। तो ये जो हमारी डेटा ऑफसेट फील्ड होगी या हेडर लेंथ फील्ड होगी ये किस तरीके से बताएगी कि जो हेडर की लेंथ है वो 20 बाइट की है। तो जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जो हेडर लेंथ फील्ड होती है, हेडर लेंथ फील्ड ये केवल 4 बिट्स की होती है, ठीक है। तो 4 बिट्स से जो मैक्सिमम नंबर बनाया जा सकता है, 4 बिट्स से जो मिनिमम नंबर बनाया जा सकता है वो 0 होगा।
4 बिट से जो अगला नंबर बनेगा वो 1 होगा, कैसे 0001, ठीक है ये। फिर उसके बाद जो अगला नंबर होगा 0010 मतलब 2, तो 4 बिट से जो सबसे बड़ा नंबर बनाया जा सकता है वो 1111 होगा, मतलब कि कितना हो जाएगा ये 15। तो यहाँ पे जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जो TCP हेडर होगा इसकी तो मिनिमम लंबाई ही 20 बाइट की होती है ना, मिनिमम जो लेंथ होती है वो तो कितने की होती है 20 बाइट की होती है, लेकिन जो हेडर लेंथ वाली फील्ड है इसका तो मैक्सिमम वैल्यू ही 15 होगी। तो ये कैसे बताएगी कि 20 बाइट की जो है हेडर है। तो इसको करने के लिए, इस बात को सही करने के लिए, इस काम को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हेडर लेंथ वाली फील्ड है उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 4 का मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आती है वही होती है एक्चुअल हेडर लेंथ की वैल्यू, ठीक है। हेडर लेंथ की जो वैल्यू होती है वो 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद मिलती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए जो अभी हम हेडर देख रहे हैं ऊपर, मान लेते हैं वो 20 बाइट का है। कितने बाइट का है 20 बाइट का हेडर है। तो 20 बाइट की हेडर बताने के लिए जो हेडर लेंथ में जो वैल्यू होगी वो कितनी होनी चाहिए 5 होनी चाहिए, क्योंकि जब हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में तभी तो हमें 20 मिलेगा, ठीक है। तो इस फील्ड की वैल्यू क्या होगी 0101, ये कितना होता है 5 होता है, ठीक है। तो जब इस तरीके से सेट होगा हमारा डेटा ऑफसेट या हेडर लेंथ, तब क्या करेगा रिसीवर, इसकी डेसिमल वैल्यू देखेगा तो 5 है, उसको मल्टीप्लाई करेगा 4 से तो मिल जाएगा कितना 20 मिल जाएगा। तो जो रिसीवर है वो समझ जाएगा कि जो हेडर की लेंथ है वो 20 बाइट्स की है, ठीक है। अगर हम ऑप्शन फील्ड में कुछ और भी ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे वैल्यू बढ़ जाएगी और 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद 24 या 28 या 32 आएगा, जिससे रिसीवर समझ जाएगा कि हेडर की लंबाई कितनी है, ठीक है। उसके बाद में जो अगली फील्ड होती है 3 बिट की, वो रिजर्व होती है, भविष्य में इस्तेमाल करने के लिए इसको रखा गया है। अभी ये ज़्यादातर 0 ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है रिजर्व फील्ड, ठीक है। इसको अभी रिजर्व रखा गया है भविष्य में यूज़ करने के लिए, और ये 3 बिट की होती है। उसके बाद में जो अगली फील्ड है TCP हेडर में वो फ्लैग्स हैं, ठीक है। फ्लैग्स अब आगे देखते हैं हम फ्लैग्स। तो ये फ्लैग्स जो फील्ड होती है ये 9 बिट्स की होती है। ये 9 अलग अलग प्रकार के फ्लैग्स होते हैं जो कनेक्शन की स्थिति को बताते हैं। तो जैसे कि हमने समझा था कि TCP हेडर जो होता है वो कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है, मतलब कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है, कनेक्शन को मेंटेन करना है, कनेक्शन को टर्मिनेट करना है। तो उस कनेक्शन की स्थिति बताने के लिए ये फ्लैग्स का उपयोग होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फ्लैग्स हैं, यहाँ पे टेबल बना हुआ है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्लैग्स हैं, इनके बारे में हम समझ लेते हैं, है ना। तो इतना समझने से ही आपका काम बहुत आराम से हो जाएगा। तो जो सबसे पहला फ्लैग है वो है सिंक नाम का, सिंक्रोनाइज करने के लिए कनेक्शन की शुरुआत करता है कौन, सिंक फ्लैग। तो अगर कनेक्शन की शुरुआत करना है तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी 1 रहेगी, ठीक है। उसी तरीके से एक्नॉलेजमेंट फ्लैग होता है डेटा रिसीव होने की पुष्टि देने के लिए, या डेटा रिसीव हो गया उसको कंफर्म करने के लिए। फिनिश फ्लैग होता है कनेक्शन को बंद करने का संकेत देने के लिए। और पुश फ्लैग होता है डेटा को तुरंत डिलीवर करने का आदेश देने के लिए। अर्जेंट फ्लैग होता है कि अगर कोई हाई प्रायोरिटी डेटा है उसको भेजना है तब अर्जेंट फ्लैग की वैल्यू क्या होगी सेट होगी। उसके बाद में रीसेट फ्लैग होता है। रीसेट फ्लैग क्या होता है, कनेक्शन को रीसेट करने के लिए, तुरंत बंद करने के लिए उपयोग होता है। तो जब कनेक्शन शुरू होता है तो सिंक फ्लैग सेट होता है, ठीक है। तो ये सारे फ्लैग्स होते हैं जो कि उपयोग किए जाते हैं कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने में और कनेक्शन को मेंटेन और टर्मिनेट करने में, ठीक है। उसके बाद जो अगली फील्ड है TCP हेडर की वो है विंडो साइज, जो कि 16 बिट्स की होती है। रिसीवर को कितने बाइट्स का डेटा और चाहिए इसका साइज बताता है कौन, विंडो साइज, ठीक है। तो जब हम रिसीवर को डेटा भेजना शुरू करते हैं तो विंडो साइज क्या सेट हो जाता है, हमें रिसीवर को जितना डेटा भेजना है उतना। मान लीजिए हमें रिसीवर को 10,000 बाइट भेजने हैं। कितने बाइट भेजने हैं 10,000 बाइट्स भेजने हैं हमें किसे, रिसीवर को। तो जो विंडो साइज होगा वो पहले 10,000 बाइट्स में सेट हो जाएगा, और जैसे जैसे डेटा जो है रिसीवर को रिसीव होता जाएगा तो इस डेटा का साइज़ कम होता जाएगा। मान लीजिए कि 1000 बाइट रिसीव हो गया रिसीवर को, तो अब विंडो का साइज़ डिक्रीज़ होकर कितना हो जाएगा 9000 बाइट्स, ठीक है। उसके बाद और डेटा रिसीव हो गया तो विंडो साइज़ और कम हो जाएगा, फिर और डेटा रिसीव हो गया विंडो साइज़ और कम हो जाएगा। तो इस तरीके से जो विंडो का साइज़ है वो हेल्प करता है सेंडर को याद रखने के लिए कि कितना डेटा अभी रिसीवर को और भेजना है। अगर विंडो साइज़ 4096 है तो सेंडर उतना डेटा
और भेज सकता है। ठीक है, तो अगर विंडो का साइज़ 4096 है, इसका मतलब है कि सेंडर को अभी इतना डेटा रिसीवर को और भेजना है। ठीक है, उसके बाद एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फील्ड है टीसीपी हेडर में, चेक सम नाम की, जो कि 16 बिट्स की होती है। यह एरर चेकिंग के लिए होता है, जिससे वेरीफाई किया जाता है कि डेटा करप्ट तो नहीं हुआ। तो जैसा कि हमने समझा था पहले ही कि टीसीपी प्रोटोकॉल जो होता है डेटा की जब डिलीवरी करता है तो इस बात की भी गारंटी देता है कि जो डेटा आपको मिलेगा वो सही ही मिलेगा। बाई चांस अगर डेटा गलत हो गया तो टीसीपी जो प्रोटोकॉल होगा वो क्या करेगा, डेटा को फिर से सेंड करेगा, और डेटा अगर रिकवर किया जा सकता है तो रिकवर भी करेगा कौन, टीसीपी प्रोटोकॉल। तो टीसीपी प्रोटोकॉल ये सब कैसे करता है, ये सब टीसीपी प्रोटोकॉल चेकसम की मदद से करता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप जोड़ के चेक करते हैं कि सब कुछ सही है क्या नहीं, उसी तरीके से चेकसम, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, ये क्या करता है, कुछ फील्ड्स को लेता है और उनकी वैल्यू को जोड़ देता है और एक जोड़ भी साथ में रिसीवर को भेजता है। अगर रिसीवर को भी वही जोड़ मिला जो कि सेंडर ने जोड़ा था तो इसका मतलब जो डेटा रिसीव हुआ है वो एकदम सही है, और अगर कुछ गलत हुआ तो रिसीवर जो है सेंडर को बताता है और सेंडर जो है उस डेटा को दोबारा सेंड करता है। ठीक है, उसके बाद में जो अगली फील्ड है वो है अर्जेंट पॉइंटर, 16 बिट की होती है। हम इसे डायग्राम में देख सकते हैं पहले, ये देखिए यहाँ पे है ये अर्जेंट पॉइंटर। ठीक है, ये 16 बिट्स का होता है। जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है अर्जेंट पॉइंटर, अगर हमारे पास कोई अर्जेंट डेटा है, जब अर्जेंट फ्लैग सेट होता है, अर्जेंट फ्लैग सेट है मतलब कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट में कुछ डेटा अर्जेंट भी है। ठीक है, तो अर्जेंट डेटा है तो जब अर्जेंट फ्लैग सेट होता है तब यह बताता है कि अर्जेंट डेटा कहाँ तक है। ठीक है, तो अर्जेंट पॉइंटर जो होता है वो बताता है कि अर्जेंट डेटा कहाँ तक है। इस डेटा को आप पहले इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, उसके बाद में आप बाकी ये प्रोसेस करिए। जैसे कोई इमरजेंसी मैसेज बीच में ही भेजना हो, तो अगर कोई इमरजेंसी मैसेज भेजना हो तो हम क्या करते हैं, अर्जेंट फ्लैग को सेट कर देते हैं और अर्जेंट पॉइंटर की एक वैल्यू रख देते हैं कि कहाँ तक का डेटा अर्जेंट है। ठीक है, उसके बाद में जो लास्ट फील्ड है वो टीसीपी हेडर की, वो है ऑप्शंस, जो कि वेरिएबल लेंथ की होती है। कुछ एक्स्ट्रा सेटिंग या ऑप्शन फीचर देने के लिए होता है, जैसे मैक्सिमम सेगमेंट साइज भेजना है, सेलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट भेजना है या विंडो स्केलिंग करनी है, तब हम ऑप्शन फील्ड का उपयोग करते हैं। तो ये था हमारा टीसीपी हेडर के सारी फील्ड्स। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं यूडीपी हेडर फॉर्मेट के बारे में। ठीक है, अगर आपने टीसीपी हेडर की ये सारी फील्ड्स जो है अच्छे से समझ ली हैं तो यूडीपी हेडर की फील्ड को समझना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि इन्हीं में से हम 4 फील्ड जो उठा के यूडीपी हेडर में यूज़ कर लेंगे। लेकिन उसके पहले हम समझ लेते हैं कि यूडीपी प्रोटोकॉल क्या होता है। तो यूडीपी का फुल फॉर्म होता है यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है। जो यूडीपी होता है वो कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है। इसका मतलब कि डेटा भेजने से पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत नहीं है, जो तेज़ होता है लेकिन विश्वसनीय नहीं होता है। तो यूडीपी क्या होता है, तेज़ होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं करना, आपको डायरेक्ट डेटा सेंड कर देना है। ठीक है, लेकिन ये विश्वसनीय नहीं होता, मतलब आपने जो डेटा भेजा है कोई गारंटी नहीं है कि वो पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा। ओके, तो अब हम समझते हैं यूडीपी के हेडर स्ट्रक्चर को। तो यूडीपी के हेडर की लंबाई में 4 फील्ड्स होती हैं, सारी फील्ड 2-2 बाइट की होती हैं। इसका मतलब 8 बाइट की होती है यूडीपी हेडर, जबकि जो टीसीपी हेडर था, टीसीपी जो हेडर था उसकी जो मिनिमम लेंथ थी वो 20 बाइट की थी, 20 बाइट्स की। अब आप यहाँ पे तुलना देख सकते हैं, जबकि यूडीपी हेडर जो है, यूडीपी का जो हेडर है वो कितने बाइट का है, वो 8 बाइट का है, ओनली 8 बाइट्स का। तो इसलिए जब हम कोई डेटा यूडीपी प्रोटोकॉल का उपयोग करके भेजते हैं, इसलिए वो डेटा जल्दी पहुंच जाता है, क्योंकि हेडर को रीड करने में रिसीवर को नहीं टाइम लगता है और हेडर में कुछ ऐसा है भी नहीं जिसको प्रोसेस करने में टाइम लगे। ठीक है, इसलिए यूडीपी हेडर का उपयोग करके अगर आप कोई डेटा भेजेंगे तो वो जल्दी रिसीवर तक पहुंच जाएगा। तो अब हम देखते हैं यूडीपी हेडर को। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये डेटा है और इस डेटा को भेजने के लिए हमने यहाँ पे यूडीपी का हेडर ऐड किया है। ठीक है, इस हेडर की लंबाई ओनली 8 बाइट्स की है और ये जो 4 फील्ड है ना, इसमें देखिए सोर्स पोर्ट नंबर हमने पढ़ लिया, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर हमने पढ़ लिया, टोटल लेंथ हमने पढ़ लिया है जो कि टीसीपी में हेडर लेंथ के नाम से थी। ठीक है,
टीसीपी में हेडर लेंथ नाम की जो फील्ड थी जिसको हम डेटा ऑफसेट भी कह रहे थे, वही वाला काम हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और चेकसम भी हमने पढ़ लिया है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस बस ये है कि जो हेडर लेंथ फील्ड थी टीसीपी में वो हेडर की लेंथ बता रही थी, जबकि यहाँ पे जो टोटल लेंथ नाम की फील्ड है ये टोटल लेंथ बता रही है पूरे पैकेट का, ठीक है, पूरे डेटा का लेंथ बता रही है, ठीक है। हेडर प्लस डेटा का पूरा लेंथ बता रही है ये फील्ड, ठीक है। तो इस तरीके से ये है हमारा यूडीपी हेडर। तो ये जो इमेज मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये इमेज मैंने डाउनलोड किया है kellyWireless.com से, बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। आप इस लिंक पर क्लिक करके इस वेबसाइट में जाकर इस यूडीपी हेडर को भी पूरे डिटेल में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यूडीपी हेडर में कुल 4 फील्ड्स होते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे ऊपर देखा अभी। सोर्स पोर्ट जो कि हमने समझ लिया, एकदम सेम वैसे ही जो टीसीपी हेडर में सोर्स पोर्ट था बिल्कुल वही हमारा यूडीपी हेडर में सोर्स पोर्ट होगा। डेस्टिनेशन पोर्ट भी वैसे ही एकदम सेम। और यहाँ पे एक चीज़ और आती है लेंथ, ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है टीसीपी से, तो उसको हम समझ लेते हैं। यह बताता है कि पूरा यूडीपी पैकेट कितना लंबा है, ठीक है। जैसा कि हमने समझा कि टीसीपी हेडर सिर्फ हेडर की लेंथ बता रहा था, लेकिन जो यूडीपी हेडर में जो लेंथ फील्ड होगी, है ना, वो क्या बताएगी, पूरे पैकेट का साइज़ बताएगी, यानी हेडर प्लस डेटा की कुल लंबाई। एग्जाम्पल के लिए अगर हेडर 8 बाइट्स का है, डेटा 20 बाइट का है, तो टोटल लेंथ की जो वैल्यू होगी वो 28 बाइट्स होगी, ठीक है। तो हेडर फील्ड में लिखा जाएगा 28, ठीक है। बस ये अलग है हमारा, बाकी सब कुछ सेम है। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि जब हमने कहा कि जो टीसीपी हेडर है वो अनरिलायबल डिलीवरी करता है, ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा ना, यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन जो टीसीपी हेडर होता है विश्वसनीय नहीं होता, मतलब रिलायबल नहीं होता। तो अगर रिलायबल नहीं होता तो हमें चेकसम की ज़रूरत क्यों पड़ रही है ना। तो चेकसम की ज़रूरत इसलिए है कि चेकसम की मदद से जो रिसीवर होगा वो चेक करेगा कि जो डेटा भेजा गया है सेंडर द्वारा वो मुझे सही रिसीव हुआ है कि नहीं। अगर सही रिसीव हुआ है तो रिसीवर जो है एक्सेप्ट कर लेगा, और सही रिसीव नहीं हुआ है तो जो रिसीवर होगा वो डेटा को डिस्कार्ड कर देगा। डिस्कार्ड करने के बाद वो सेंडर को नहीं बताएगा, ठीक है। इसको अगर मैं डायग्राम बना के समझाऊँ आपको, ये सेंडर है, ये रिसीवर है, ठीक है, सेंडर डिवाइस है यहाँ पे और ये रिसीवर डिवाइस है। तो हमने एक पैकेट भेजा, ठीक है, हमने एक पैकेट भेजा रिसीवर के पास में, और रिसीवर ने इसका चेकसम कैलकुलेट किया। क्या कैलकुलेट किया? चेकसम कैलकुलेट किया। और चेकसम कैलकुलेट करने के बाद इसको समझ में आया कि ये डेटा तो करप्टेड हो गया है, करप्ट हो गया है। तो जो रिसीवर होगा वो क्या करेगा, इस डेटा को पूरा का पूरा डिस्कार्ड कर देगा और सेंडर को नहीं बताएगा, सेंडर को कुछ नहीं बताएगा, चुपचाप डेटा को डिस्कार्ड कर देगा और अगले पैकेट की वेट करने लग जाएगा। लेकिन यही अगर कहाँ होता, अगर ये टीसीपी में होता, यही काम अगर टीसीपी में होता कि सेंडर ने एक डेटा भेजा टीसीपी में, ठीक है, अगर टीसीपी प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं, सेंडर ने डेटा भेजा, रिसीवर ने डेटा रिसीव किया, चेकसम कैलकुलेट किया, चेकसम कैलकुलेट करने के बाद डेटा जो है करप्टेड निकला, तो जो रिसीवर है वो सेंडर को बताएगा, एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि आपने जो डेटा भेजा था वो करप्ट हो गया है, कृपया दोबारा भेजिए। तो जो सेंडर होगा इसको रीट्रांसमिट करेगा, ठीक है, क्या करेगा, रीट्रांसमिट करेगा, ठीक है, रीट्रांसमिट। तो ये डिफरेंस होता है दोनों के चेकसम में। तो यह चेक करता है कि डेटा करप्ट हुआ या नहीं। यह ऑप्शनल है लेकिन IPv6 में अनिवार्य होता है। एग्जाम्पल के लिए सेंडर डेटा के साथ एक चेकसम भेजता है, रिसीवर इसे वेरीफाई करता है, अगर मिल गया डेटा तो सही है और नहीं मिला तो डेटा करप्ट है और डेटा डिस्कार्ड हो जाएगा किसमें, यूडीपी में। लेकिन टीसीपी में जो रिसीवर होगा वो दोबारा एक्नॉलेजमेंट भेजने को बोलेगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस नोट्स से पढ़ना है तो आप इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस लिंक में क्लिक करके इस पूरे नोट्स को पढ़ सकते हैं और अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन खुद से भी कर सकते हैं। तो लास्ट में अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में और सब्सक्राइब करें चैनल को। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।